बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बार फिर से पीडीएम को मुखातिब करते हुए कहा है कि कल जो उन्होंने मुज़ाकरात की मशरूत ऑफर की थी, एक वो कहते हैं कि जी गलत पैगाम शायद पीडीएम को चला गया है और उनको ऐसे लग रहा है कि वो अपनी कोई वीकनेस शो कर रहे हैं। लेकिन मैं हर हाल में इसी महीने दिसंबर में ही ये असम्बलियां जो है वो तोड़ दूंगा। और केपीके और पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा कि वहां के वज़राए आला ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी है, अब मेरे पास इख्तियारात हैं और ये असम्बलियां जो हैं वो तोड़ दी जाएंगी अगर पीडीएम की हुकूमत वफाक के अंदर और बाकी सूबों के अंदर इलेक्शंस नहीं भी करवाती तो भी। अब इस पे कल से हम सुन रहे थे कि जी हुकूमत बहुत ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो उन पे गौर कर रही है। गवर्नर्स रूल का भी जिक्र किया गया, लेकिन उसमें खुद इत्तेहादी जमातें जो हैं, ख़ास तौर से पीपल्स पार्टी, उनकी तरफ से मुखालफत भी आई इस गवर्नर्स रूल के ऑप्शन को लेके। फिर ये भी कहा जा रहा था कि अगर खान साहब कहते हैं कि जी 66% मुल्क के अंदर इंतखाबात होते हैं तो इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वफाक में और दीगर सूबों में आम इंतखाबात ना कराए जाएं। लेकिन आज वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने दो टोक जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो बता दिया है। वो कहते हैं कि असम्बलियां तोड़नी है जिस सूबे की, बिल्कुल तोड़ें, वहां पे हम इलेक्शंस कराएंगे। और ये कोई बाय इलेक्शंस नहीं होंगे, जिमनी इलेक्शंस नहीं होंगे कि जिस हवाले से कहा जा रहा था कि अभी इलेक्शन हो तो फिर 7-8 महीने के बाद दोबारा जाके इलेक्शंस होंगे। उन्होंने कहा ये आम इंतखाबात होंगे, अगले 5 साल के लिए होंगे, बाकायदा वहां पर केयर टेकर सेटअप आएगा और उसके बाद 3 महीने के बाद वहां पर आम इंतखाबात करा देंगे जिन जिन सूबों में ये असम्बली तोड़ेंगे। सो क्या वाकई इस तरीके से चलने से, जो बार बार तमाम सियासी जमातें कहती हैं कि एक मौशी बहरान भी है, इकॉनमी की हालत सही नहीं है, और क्या इन दोनों सूबों में इंतखाबात हो जाएंगे तो क्या वाकई एक सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा जिसके बायस कहीं ना कहीं हम कोई मुआशी इस्तेहकाम का रास्ता तलाश करने की पोजीशन में होंगे, या ये भी बिल्कुल एक बेकार प्रैक्टिस होगी? और वाकई पीडीएम को क्या ये सूट करता है कि वो पंजाब या केपीके के साथ इलेक्शंस ना कराएं, बाकी सूबों के और वफाक के? इन्हीं तमाम चीजों पे हम बात करेंगे। मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में अथर काजमी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमें इरफान कादिर साहब ने ज्वाइन किया है, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीरियर। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपका भी। और अंदलीब अब्बास साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पहले तो ज़रा इरफान कादिर साहब आप ही का मौक़िफ़ जान लें कि ये जो आज हम सुन रहे हैं कि पीडीएम ने ये डिसीजन लिया है, जो वफाकी वज़ीर कानून की तरफ से कहा गया कि हमारी जमात का तो है लेकिन ऑब्वियसली बाकी जमातों में, पीडीएम में शामिल इत्तेहादियों से भी इस पर मुशावरत होगी, तो ये कंफर्म है? और क्या वाकई आपको लगता है कि अगर इन दोनों सूबों में केयर टेकर सेटअप आने के बाद 3 महीने के बाद इंतखाबात हो भी जाते हैं, वफाक को सूट करता है, पीडीएम में जो शामिल जमातें हैं उनको सूट करता है कि वो बलूचिस्तान में, सिंध में और इस्लामाबाद में कैपिटल में इंतखाबात ना कराएं? मैं समझता हूं कि हमें जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शंस का टाइम कौन सा है, वो तो इवेंचुअली डिटर्मिनेशन करनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और आप देखें कि यहाँ पे होता ही है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो केयर टेकर सेटअप आ जाते हैं सूबों में और वफाक में इकट्ठे एट द सेम टाइम। अब अगर सूबों के इलेक्शंस हो जाएं और उसके बाद वफाक का इलेक्शन हो और सूबों में केयर टेकर सेटअप ही ना हो, तो वो जो आइन का मंशा है कि एक न्यूट्रल गवर्नमेंट हो ताकि किसी भी पार्टी को सबकत हासिल ना हो सके, न्यूट्रल सेटअप में इलेक्शंस जो होंगे वहाँ कोई भी अनड्यू एडवांटेज नहीं ले सकेगा अपनी पोजीशन का, तो वो वाली चीज़ जो फ्रस्ट्रेट होगी। और फिर आप देखेंगे पाकिस्तान की जो तारीख है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 73 का, उसको 2023 में 50 साल हो जाएंगे। इन 50 साल में एक दफ़ा भी नहीं हुआ कि इलेक्शंस जो हैं सूबों के इलेक्शन और टाइम पे हो और वफाक का इलेक्शन और टाइम पे हो। सो ये मैं आपको एक प्योरली लीगल पोजीशन बता रहा हूँ। बहरकैफ अगर ये लोग जो हैं, जो सियासी जितने भी लोग हैं, अगर पार्लिमान में कोई एग्री कर भी लेते हैं तो फिर भी इस चीज़ को इलेक्शन कमीशन को देखना है
लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो कन्वेंशन है कि इलेक्शन एक ही टाइम पे होना चाहिए। अच्छा, वैसे इरफान कादिर से बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की कि ऑब्वियसली पहले ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ सूबों में अलग हो रहे हों इंतखाबात, विफाक में अलग हो रहे हों, इकट्ठे ही मुल्क में आम इंतखाबात होते आए हैं। सो इस पे मुझे ये बताइए कि क्या ये असम्बलियाँ चले तहलील कर देते हैं, KPK की भी, पंजाब की भी, और ख़ुद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तहलील करके सेटअप से बाहर हो जाती है, केयर टेकर सेटअप भी आ जाता है। चलें, तो क्या कोई ऐसी प्रोविज़न है आइन में कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं पूरे मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात होंगे तो केयर टेकर सेटअप को एक्सटेंशन मिल जाए 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, कि तमाम मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात हों? इसमें ये हो सकता है कि अगर केयर टेकर सेटअप का पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके बाद, क्योंकि अगर केयर टेकर सेटअप नहीं रहेगा तो फिर सूबा जो है वो चूंकि आइन के मुताबिक नहीं चलेगा तो गवर्नर्स रूल जो है सूबों में इम्पोज किया जा सकता है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है। और अगर टाइम मुतय्यन है आइन में कि भाई फलाने वक्त में एक चीज होनी है, तो क्या कोई ऐसा प्रोविजन भी है जो कि कहता है कि अगर वो उस दौरान में नहीं हुई तो क्या फिर भी वो हो सकती है? तो आर्टिकल 254 आपके सवाल का जवाब है, जिसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है कि आइन में अगर एक टाइम मुकर्रर है किसी चीज का और वो नहीं हो सकती फॉर सर्टेन इम्प्रैक्टिकलिटीज, तो वो फिर भी की जाएगी। उससे आप अब्सॉल्व नहीं होंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से इलेक्शन कमीशन अपने आप को अब्सॉल्व नहीं कर सकता, वो चीज फिर भी होगी। तो ये दोनों तरीके आईनी तरीके हैं, दोनों तरीके से ये सारे इलेक्शंस इकट्ठे हो जाएंगे। जब वफाक का इलेक्शन होगा, जब यानी नेशनल असेंबली का इलेक्शन होगा, उसी वक्त ही सूबाई असेंबलियों के यानी कि अक्टूबर ऑफ 2023 प्रोबेबली ये सारे इलेक्शन इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, पॉइंट टेकन। अतर काज़मी, राइट। अतर, मुझे ये बताइए, ये जो भी कह रहे हैं कि ऑब्वियसली 66% पाकिस्तान में जो बहुत सारे वज़रा की राय आ रही है कि इलेक्शन हो भी जाते हैं तो खान साहब की मंशा के मुताबिक हम बाकी सूबों के अंदर या विफाक में नहीं करवाएंगे। बट इरफान कादिर साहब की बात सुन के आपको क्या लग रहा है कि पूरे मुल्क में एक साथ ही होंगे? अगर ये रिज़ाइन कर भी देते हैं, असम्बलियाँ तहलील भी कर देते हैं, केयर टेकर सेटअप का ऑप्शन तो है ही है, उन्होंने तो आना ही आना है 3 महीने के लिए, बट उसके बाद वो कह रहे हैं गवर्नर्स रूल भी आइन के मुताबिक इम्पोज हो सकता है। देखें, ऑब्वियसली इरफान कादिर साहब आइन और कानून को बेहतर तरीके से समझते हैं और उसकी बहुत सारी आइनी ऐसे नुकात होंगे जिनको हम उस तरह नहीं समझते, पर एज ए ले मैन देखें उसके अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शंस करवाने। अगर इसके बरक्स कोई चीज़ होगी तो फिर रास्ता खुलेगा अदालतों की तरफ जाने का। वो ऑब्वियसली पीटीआई अदालतों से जाके रुजू करेगी अगर इलेक्शन कमीशन 90 डेज में नहीं करवाता इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार वगैरह कर चुके हैं। और उसके साथ साथ ये भी है कि अगर गवर्नर रूल लगेगा उसमें भी 18वीं तरमीम के बाद काफ़ी पेचीदगियाँ, उतना वो सादा अमल नहीं है, उस पर भी अगेन कानूनी जंग होगी। लतीफ़ खोसा साहब को सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि ये गवर्नर रूल लगा भी देते हैं तो उसके बाद भी अदालतें उड़ा के रख देंगी, उन्होंने कहा ये ऑप्शन नहीं है। तो अब वो खुद उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से और वो ये राय रखते हैं, तो ये इतना आसान नहीं होगा। अब अगर इन 2 सूबों के अंदर इंतखाबात हो जाते हैं और वो आम इंतखाबात होते हैं तो फिर तो 5 साल के, अगर खान साहब जीत जाते हैं 5 साल के लिए उनकी हुकूमत बन जाएगी। और इस मौके पर इंतखाबात होना, जो पीडीएम की सीनियर क़यादत है वो सारे आइनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, कोई वजीर है कोई क्या है, वो फिर जाके इलेक्शन कैंपेन भी नहीं कर सकेंगे उन सूबों के अंदर। और अगर इन 2 सूबों में इंतखाबात हो जाते हैं, खान साहब अगर जीत जाते हैं, फिर जब आम इंतखाबात होंगे वो रुख करेंगे सिंध का और फिर जरदारी साहब के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, इसलिए कि वो 2 सूबे तो उन्होंने पहले ही सिक्योर कर लिए। तो ये इतना आसान नहीं होगा हुकूमत के लिए जितना हुकूमत समझ रही है कि हमें जो है कोई मुश्किल नहीं होगी और हम ये कर लेंगे। मराहिल में इलेक्शंस करवाना नहीं, इतना आसान नहीं होगा। मुझे यही लगता है कि अगर ये असेंबलियाँ टूटी और केयर टेकर सेटअप 3 महीने से ज्यादा के लिए जाता है तो फिर अदालतों का हम देखेंगे मुकदमा। और गवर्नर्स रूल के हवाले से भी अगर आप इसी पे जरा इरफान कादिर साहब, अदलीब साहब अगर साथ हैं तो जरा मुझे बता दीजिएगा। इरफान कादिर साहब शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी फरमाइए। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अतर काज़मी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन गालिबन मैं अपनी बात की वजाहत पूरी तरह से नहीं कर सका। और जिस चीज को हम सब नजरअंदाज कर रहे हैं कि इलेक्शन जो कराना है उसकी जो प्रैक्टिकलिटीज हैं वो इलेक्शन कमीशन ने देखनी है, इसमें अदालतों का कोई अमल दखल नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जो कि आइन के मुताबिक चले तो वो हमेशा वो सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं कि जी आप इसमें मत आए, ये हमने डिटर्मिन करना है, हमें पता है हमारे लिए ये फीजिबल है कि नहीं कि हम इलेक्शन जो है सबसे बड़े सूबे पंजाब का पहले करा दें और उसके बाद वफाक नेशनल असेंबली का इलेक्शन हो तो केयर टेकर सेटअप ही नहीं होगा उस वक्त की। और ये स्पिरिट डिटरमिन करना कोर्ट का काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। तो
द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन टेक अ पोजीशन जिसमें कि कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती। ये मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। बाकी ये ठीक है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही अपने आप को कमजोर कर लें और जो जुरिस्डिक्शन आइन ने उनको दी है वो खुद ही वो एब्डिकेट कर दे अपना फंक्शन, वो एक अलग चीज। बिल्कुल ठीक है, बट इरफान कादिर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही इतना तगड़ा है तो ये पोजीशन अपनी ले सकते हैं, कोर्ट्स के अंदर भी ये बात कर सकते हैं। बट माजी को देखते हुए जैसे आपने कहा, हम तो देखते हैं भाई वो इलेक्शन लॉज की भी कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जी हो रही होती है तो इलेक्शन कमीशन उस पर भी खामोश रहता है। माजी की अगर एग्जाम्पल सामने रखें तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? मुझे लगता है कि ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुझे ये फीलिंग है कि ये काफी स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट है, और अगर इनको इस बात का इदराक हो गया कि अदालत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं, मैं एज अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट को कई दफा कह देता था कि आप ये चीज नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट को मेरी बात माननी पड़ती थी। तो इलेक्शन तो सरीहन फंक्शन है इलेक्शन कमीशन का, सुप्रीम कोर्ट का तो फंक्शन ही नहीं है ये। तो ये बातें हो सकती हैं, लेकिन भरकैफ ये देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। बिल्कुल ठीक है, बट अगर एक और इसी पे ये वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वही इलेक्शन कमीशन है जिस पे खान साहब को पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज है, तो फिर वो जाते भी हैं अदालत के अंदर, उनको कहते हैं आप इंटरफेयर ना करें या हम अपनी मर्जी से करेंगे, तो इन इंतखाबात पे एतमाद किसका होगा? पीटीआई का तो बिल्कुल ही नहीं होगा। देखें, पहली बात तो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हो जाएं या चीफ जस्टिस साहब हो जाएं या वजीर आजम साहब हो जाएं, इन सब की जो ताकत है ना वो आइन है। आइन के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। अगर इलेक्शन आइन के अंदर लिखा है कि अगर आपने 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज ही गोज ही कैन नॉट मेक अप रूल्स। वो पहले ही एक दफा सुप्रीम कोर्ट में जाके कह चुके हैं कि मैं 7 महीने तक इलेक्शन नहीं करवा सकता, और उनके इदारे की ये वाहिद आईनी जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपने इदारे को तैयार रखना है। तो 7 महीने का तो वो टाइम उन्होंने पहले दे दिया था, उससे तो ज्यादा टाइम हो गया। अगर वो अप्रैल में था ना, बिल्कुल, अगर अभी वो ये कहते हैं कि मैं नहीं करवा सकता तो यकीनन उसके ऊपर एक सवालिया निशान उठेगा। दूसरी बात ये है कि देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हों या जो भी हो, सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट से इजाजत नहीं लेनी इस सारी चीज की, और सुप्रीम कोर्ट को एक्सप्लेन नहीं करना 7 मंथ्स। मैं अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता तो कभी भी मैं सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को एक्सप्लेनेशन में ना डालता सुप्रीम कोर्ट के आगे। ये 2 अलग चीजें हैं। ना सुप्रीम कोर्ट के मामलों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ सकते हैं, ना इलेक्शन कमीशन के मामलों में सुप्रीम कोर्ट आ सकती है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आइन में अगर एक मुद्दत दी हुई है यानी तो उसी मुद्दत में होंगे इलेक्शंस, लेकिन अगर उस मुद्दत में नहीं हो सकते फॉर सर्टेन इम्प्रैक्टिकलिटीज तो फिर भी होंगे, और फिर भी इलेक्शन कमीशन कराएगा। सही है, यानी वो सूरत में ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि जी 7 महीने तक नहीं करा सकते। ठीक है, अतर काज़मी साहब की बात मुकम्मल हो जाए तो फिर जी देखिए, एंड ऑफ द डे कोई भी इदारा हो, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है ना। माजी के अंदर भी इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट तक भी अपने जवाबात पेश करता रहा है। हाई कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन के जो नुमाइंदे हैं वो पेश होते रहे, और वहां से हदायत भी जारी होती रही हैं। तो ये नहीं हो सकता कि अचानक एकदम से हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत इररेलेवेंट हो जाएगी क्योंकि एक ऐसे तगड़े इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब को और जिनसे मौजूदा हुकूमत बड़ी खुश है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब किरदार बनता नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं अदालतें खामोश रह नहीं सकती। बड़ा इंटरेस्टिंग ये नुक्ता है, इस पर बड़ी मजे की डिबेट हो रही है। लेकिन मैं अनलीब साहिबा भी ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान साहब, मैं जरा उनका कमेंट भी ले लूं, फिर इस पर मजीद बात भी करते हैं। अनलीब अब्बास साहिबा, अभी ये जो हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली खान साहब ने आज कहा कि हर हाल में इस महीने वो केपीके की और पंजाब की असम्बली तो डिसॉल्व करने जा रहे हैं। हुकूमत ने कह दिया है कि देखें आप कर दें, केयरटेकर सेटअप आएगा, फिर 3 मंथ्स के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन इरफान कादिर साहब मौजूद हैं और उनकी ये राय है कि ऐसा हो नहीं सकता कि मराहिल में आप इलेक्शंस कराएं। इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि नहीं, हम पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शंस करवाएंगे। अगेन बात आ गई इलेक्शन कमीशन पे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, जाहिर है उन्हीं की जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना। अब आप लोग इन इलेक्शंस पर एतमाद आपका है? आप लोग मान जाएंगे जो भी इलेक्शन कमीशन के हवाले से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेके आप लोगों ने इल्जामात लगाए? शुक्रिया सादिया। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शंस के लिए तैयार रहें, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन का अजीब सा रोल आ गया। आपको पता है कि
वो बजाय इसके कि पीडीएम हमारी चीज़ों का जवाब दे, वो पहले जवाब दे देते। आप इससे बड़ी मज़े खेज बात क्या सोचेंगी कि हमने एक सियासी बयान दिया कि जी हम इलेक्शन चाहते हैं, उनके तर्जुमान ने आके 6 चीज़ें कह दी। उसके बाद उन्होंने जब हमने पॉइंट आउट किया कि भाई तुम पीडीएम हो, तुम क्या हो, तो उन्होंने उस तर्जुमान को फारिग कर दिया, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने गलती की, मान भी ली कि जी उनका कोई बिजनेस नहीं है कि वो एक सियासी बयान को वो जवाब दे। उनका बिजनेस होता है जब उनसे कोई रिक्वेस्ट की जाए उसको जवाब दे वो। तो जब आपका स्टेट का इदारा खुल्लम खुल्ला पीडीएम का तर्जुमान बन के बोलेगा और उसके बाद वो इलेक्शन का जब हम पॉइंट आउट करेंगे तो वो उस तर्जुमान को निकाल भी देंगे, तो इसका मतलब है कि कंफर्म हो गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पीडीएम का माउथ पीस है और वो उनका रिगिंग पीस है। और इसका मुजाहरा उन्होंने दोनों इलेक्शंस में किया, जिसमें आपको पता है कि हमने जो 17 जुलाई को इलेक्शंस हुए थे जिसमें 20 सीटों का इलेक्शन था, हमने 9 पिटिशनें की पंजाब के चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर थी, इन्होंने हमें कोई हमारी पिटिशन नहीं मानी। 9 दफा हम गए हाई कोर्ट पे और लाहौर हाई कोर्ट पे, उन्होंने नाराजगी का इजहार किया कि ये तुम्हारे रूल्स में लिखा हुआ है, लॉज में लिखा हुआ है कि तुम कैसे ये कह सकते हो। यानी आप ये सोचे कि जब एक इलेक्शन कमीशन को 9 दफा एक इलेक्शन में और बाद में भी, तो जब एक इलेक्शन कमीशन ऐसे हो और जो कि उनकी जिसको कहते हैं ना कि खुल्लम खुल्ला, एक होता है ना कि कोई आप लिहाज करते हैं, कोई आप जिसको कहते हैं छुप छुपा के करते हैं, ब्लेटेंटली फ्लैग्रेंटली जिसको कहते हैं कि बिल्कुल बेशर्मी से कि ये इलेक्शन कमीशन जब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कह सकता है कि हम जो है वो 7 महीने से पहले इलेक्शंस नहीं करवा सकते, तो वो अभी भी जाके कह सकते हैं कि जी हम इकट्ठे ही मुल्क में इलेक्शन करा सकते हैं, मराहिल में इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं हमारे लिए। देखिए, ये दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द इलेक्शन कमीशन। आपका काम क्या है? आपका कोई और काम नहीं है, एक इलेक्शन कराना काम है ना। और आप अगर इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि जी हम एग्जैक्टली जो पीडीएम चाह रही है वो हम उस वक्त तैयार होंगे, तो कोई कोर्ट भी जो है वो कोई आंखें बंद करके नहीं बैठा हुआ। वैसे तो आजकल हम भी उनको काफी कुछ जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूल्स तो बड़ी क्लियर हैं। इलेक्शन कमीशन ने 5 साल सिर्फ एक काम के लिए तैयार रहना है और वो इलेक्शंस। अब ये देखें, जो लोकल बॉडी इलेक्शंस थे इनमें क्या किया इन्होंने कहा जी कि इलेक्शंस नहीं होंगे। उसके बाद क्या हुआ? फिर मान गए, पहले कहने लगे नहीं हो सकते, फिर मान गए, फिर कहने लगे हो सकते हैं। लेकिन ठीक है, जो ये इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ये हमें कह रहे हैं कि जी हमें मुझे नहीं, वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास सिक्योरिटी नहीं। ब्रेक पे जाना है मुझे, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इरफान कादिर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपकी और अतर काज़मी साहब का जो मुकालमा था वो बड़ा जबरदस्त था। अतर काज़मी साहब, ये जरा मुझे बताइए, इत्तफाक कैसे हो पाएगा? चलें, कोर्ट्स, इलेक्शन कमीशन की डिबेट अपनी जगह, रिजल्ट्स माने जाएंगे तमाम सियासी जमातों की तरफ से, या इमरान खान साहब कह देंगे कि नहीं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे जरा पहले बात करते हैं, इसको हटाएं, फिर कोई इलेक्शन कराए? उसके लिए तो बैठना पड़ेगा, बैठने को कोई तैयार नहीं। देखिए, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चेंज करना है तो उसके लिए तो यकीनन आपको बैठना पड़ेगा। उसमें तो डेफिनेटली दोनों, जब तक दोनों फ्री कैन बैठेंगे नहीं, ये मामला हल नहीं हो सकता। लेकिन हमने देखा है कि इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं। जुलाई के महीने में पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हुए, पिछले दिनों हमने देखा वो इंतखाबात भी हुए जिनमें खान साहब ने पूरे मुल्क से मुख्तलिफ हल्कों से इलेक्शन लड़ा। तो मेरे ख्याल में खान साहब फौरी इलेक्शन चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर ये रहेंगे भी, वो इतराज तो उनको होगा, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि पहले वो हटाओ। तो अगर खान साहब को इलेक्शन फौरी ऑफर किए जाएं तो वो जो है ना, वो इनके साथ भी जाने के लिए तैयार होंगे। तो मुझे तो यही लगता है।
ठीक है। अच्छा, इरफान कादिर साहब, वापस जरा उसी डिबेट पे आ जाते हैं और ये जो मैं अतर काज़मी साहब से सवाल करी थी उसका भी जरा जवाब दीजिएगा कि ये आपको क्या लगता है कि तरीका कार जो इलेक्शंस का है, ऑब्वियसली हमने वो पहले वो आरओ का इलेक्शन जो है वो एक इलेक्शन को कहा गया, फिर उसके बाद आरटीएस वाला सिस्टम, सारा कुछ हमने देखा है। अब मुझे ये बताइए कि वो ईवीएम इस्तेमाल होना है नहीं होना, इस पर भी बड़ी डिबेट्स हैं, वो हल्का बंदियां हुई नहीं हुई, आपने पिछले इलेक्शन में भी देखा कि बहुत सारे सवालात उठे। क्या ऐसा लाहेअमल होगा जिस पर सियासी जमातें इत्तफाक कर सकेंगी, या फिर जो जब भी इलेक्शन होते हैं उसके नताइज के बाद फिर से धांधली का वावेला होगा? सबसे जरूरी चीज ये है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इस वक्त इलेक्शन कमीशन को कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को कंट्रोवर्शियल कर दें और फिर अदालतें सुपरवाइज करें, तो वो जो आपने जैसे कहा कि वो जो इससे पहले इलेक्शंस हुए थे उसमें भी यही बात आई थी और वो अदालतें जो है बहुत शदीद कंट्रोवर्सी का शिकार हुई इस चीज़ की वजह से। और आज भी जब ये सियासी मामला अदालतों में जाके तय होते हैं तो अदालतें जो है वो कंट्रोवर्सी से फिर मुबर्रा नहीं रहती। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ये उन पे छोड़ दिया जाए, उनको इलेक्शन कराने दिया जाए, क्योंकि अगर आप उनको कंट्रोवर्शियल बनाएंगे तो जब कोर्ट में जाएगा मामला, जो कि कुछ मामले कोर्ट में भी चले जाते हैं, तो फिर कोर्ट भी कंट्रोवर्शियल बनेंगे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो इतने कंट्रोवर्शियल नहीं है जितने कि हमारी अदालतें माजी में रही हैं, ये भी हमें पता है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में जितनी भी पार्टीज हैं, स्पेशली पीटीआई को चाहिए कि अपना रोल अदा करे, ऑपोजिशन में आके असेंबली में आए, रोल अदा करे और इस बात से ना घबराएं। अगर उनको वाकई यकीन है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो पार्लियामेंट में आ जाए और पार्लियामेंट में बैठ के तय कर लें और असेंबली को मुद्दत पूरी करने दें, ताकि अक्टूबर में इलेक्शंस हो। अभी जो उनका ख्याल है कि उनको बड़े वोट मिल जाएंगे, मैं कहता हूं उनको ज्यादा वोट मिलेंगे अगर वो ऑपोजिशन का रोल अदा करेंगे, अच्छा रोल अदा करेंगे, तो फिर उनको और भी ज्यादा वोट मिल सकते हैं। बिल्कुल उनको पार्लियामेंट को साथ लेके चले, आपस में इस तरह की डिवीजन ना हो कि सबसे जो अहम इदारा है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि मदर ऑफ ऑल लॉज है, पार्लियामेंट, जो उसको खुदारा कमजोर ना करे। सही है, बट ऑब्वियसली सही कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी सियासी जमातों ने, पीएमएलएन से भी माजी में ये शिकायत की जाती थी कि पार्लियामेंट को इतनी अहमियत नहीं देते हैं, नहीं आते हैं। जब किसी भी हुकूमत ने, किसी भी हुक्मरान जमात ने अपनी मर्जी की कानून साजियां करनी होती थी, तो कवानीन बनाने होते थे, तब तो सब पहुंच जाते थे वोटिंग के लिए, अदरवाइज सब गायब होते थे पार्लियामान से। अंदली बब्बास साहिबा जरा इसी पे रहिएगा, ये जो अभी नुक्ता उठाया इरफान कादिर साहब ने कि अगर आपको यकीन है कि आपने इलेक्शंस जीत जाने हैं तो पार्लियामान में आए, अपना किरदार अदा करें। अक्टूबर में इलेक्शंस में आपको इसके बाद ज्यादा वोट मिल जाएंगे। और इसी सवाल का दूसरा हिस्सा ये कि आपके बहुत सारे लोग मीडिया पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये कहते हैं कि जी हमें मई में इलेक्शन चाहिए, फौरी तो ऑब्वियसली हमें भी पता है नहीं होते, फिर मार्च में रमजान आ जाएगा तो मई में करा दें। तो मई में कराने में और अक्टूबर में कराने में 4 महीने हैं, तो 4 महीने में इलेक्शन क्या ऐसा क्या हो जाएगा कि आप कहते हैं 4 महीने पहले इलेक्शंस हो? सबसे पहले तो जो इन्होंने कहा जी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा इलेक्शन कमीशन, तो वो बेचारा खुद ही अपने आप को कंट्रोवर्शियल करता है। मतलब उसको किसी ने नहीं कहा कि सियासी बयानों के तुम जवाब दो इससे पहले कि पीडीएम दे, वो खुद कूद के वो मतलब माइंड योर ओन बिजनेस वाली बात है कि उनके अगर तर्जुमान को रिमूव किया गया है बिकॉज वो सियासी बयानों का जवाब दे रहा है, तो इससे बड़ा क्या वो खुद अपने आप को कंट्रोवर्शियल करेगा। उसके अलावा जो 9 पिटिशनें दी वो जब उसने रिजेक्ट कर दी अगेंस्ट द लॉ और जजेस ने हार्शली गुस्से से उनको कहा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, तो कौन कंट्रोवर्शियल कर रहा है? वो अपने आप को खुद कंट्रोवर्शियल कर रहा है। अच्छा, अब आ जाए इस पे कि इंतखाबात की बात है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं अग्री करती हूँ कि जी अगर हमारे इंतखाबात जितने दिन हम डिले करेंगे उतने दिन हमारे वोट बढ़ते जाएंगे और उतने दिन इनका जो बाकी भी कोई 2-4 रह गए हैं वो भी खमियाजा इनका जो है खत्म हो जाएगा। और हमारे लिए वाकई ये एक बहुत मुफीद बात है कि जी हम वेट करें। और क्योंकि इनके पास जैसे आपने देख लिया कि जो इन्होंने इकोनॉमी का हाल किया है, अभी आज अगर $80 से नीचे $75 पे तेल आ गया सारी दुनिया में, और इन्होंने तेल की कीमत जो है वो उसी तरह $120 वाली रखी हुई है, तो ये अवाम पागल नहीं है। अवाम को पता है, मेरे से आपसे ज्यादा स्मार्ट है, इनके पास हर किस्म की इंफॉर्मेशन अब एक क्लिक पे है।
तो उनको पता है कि कहाँ जा रहे हैं पैसे, क्या हो रहा है। आपकी जो हर बंदा जो है वो एडवाइजर है उनका, 75 की आपकी कैबिनेट है, आपके लोग बाहर जाके अयाशियां कर रहे हैं, अवाम यहाँ बिलक रही है। तो जितने दिन ये जारी रहेगा उतने दिन हमें फायदा है, मैं इससे अग्री करती हूँ। लेकिन आप देखें कि इस वक्त अगर आपकी अवाम जो है 70% जो मिडिल क्लास भी है वो पुश हो गई है टुवर्ड्स पॉवर्टी लाइन, क्योंकि महंगाई आपकी 29% है और जो आपका सीपीआई है, जो एसपीआई है और सीपीआई है 29% और 42% है, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, और मैं नहीं, ये स्टेट बैंक कह रहा है। और स्टेट बैंक आपको कह रहा है कि जी मार्च में आपके रिजर्व्स थे 16 बिलियन, वो अब 6 बिलियन, 6.5 बिलियन रह गए। और स्टेट बैंक आपको कह रहा है कि जी इस वक्त आपकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ मार्च में 10% थी, वो अभी सिर्फ 0.05% रह गई है। और आपका गैलप कह रहा है कि जी 88% बिजनेसेस कह रहे हैं कि मुल्क की डायरेक्शन गलत है। तो हम बिल्कुल फिर इसको झोंक के लोगों को जो इस जिसको कहते हैं इस क़यामत में हम कहते हैं ठीक है हमारा तो वोट बैंक बढ़ रहा है और मुल्क जाए भाड़ में। कह रही 4 महीने जो है वो इसलिए जरूरी हैं कि जी अब मैंने ऑब्वियसली ये सवाल किया था, हम पीटीआई वालों से पूछते हैं कि आप लोग मई का बार बार जिक्र करते हैं, तो 4 महीने बाद हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? आप कह रही हैं कि एक दिन से फर्क पड़ता है। लेकिन अगेन मुआशी हालत पे आ जाए अगर अतर, आज खुद इमरान इस्माइल साहब इनके पीटीआई के वो कह रहे थे कि हम असम्बलियां तोड़ देंगे तो मुआशी बुहरान मजीद संगीन हो जाएगा। जाहिर है 2 असम्बलियों में वापस हुकूमत आ जाती है, 2 सूबों में हुकूमत वापस आ जाती है, तो उससे मईशत कैसे सही होगी? देखिए पहली बात तो ये ना कि जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के कंट्रोवर्शियल होने का ताल्लुक है, ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी ग्रीवियंसेस हैं और उनका एक हार्श स्टांस हो सकता है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस तरीके से ममनुआ फंडिंग केस हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्या उसी तरह का वो केस चलाया जा रहा है पीपल्स पार्टी का और नून लीग का? इस हवाले से मेरे ख्याल में एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त भी दी गई है कि जल्दी 7 दिसंबर को जी दरख्वास्त भी दी गई है कि जल्दी इसके जो है उसको भी उसी तरह परसू किया जाए। और दूसरी बात यह है कि जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत भी थी, ईवीएम की जब बात हो रही थी तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो ट्वीट की गई, जिस वीडियो का टाइटल ये था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन महंगा फ्रॉड। ये इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से। बाद में जब अवाम ने वहां पे उनको क्रिटिसाइज किया तो उन्होंने दोबारा पैगाम जारी किया कि अब हमने हुकूमत को पैगाम भेजा है कि आप हमें अगले हफ्ते आके ईवीएम के ऊपर ब्रीफिंग दें। तो उन्होंने ब्रीफिंग भी नहीं ली थी, पर वो इतने नॉन कंट्रोवर्शियल हैं कि उन्होंने पहले ही बता दिया कि ये फ्रॉड है। दूसरी चीज ये है कि जहां तक ये ताल्लुक है इकोनॉमी का, अगर आप इकोनॉमी पे आ जाएं, कल ही सागदार साहब ने कहा कि बुनियादी तौर पे IMF ने हमें जवाब दे दिया। वो अक्टूबर में उन्होंने आना था, वो नहीं आए। उन्होंने कहा कि जनाब आपकी कुछ चीज़ों से हम मुतमईन नहीं हैं, आप हमें मुतमईन करेंगे। और देखें हमारी तो इनसे बड़ी उम्मीदें थी कि ये तो एक तजर्बाकार टीम आई है, ये तो डार साहब ने आना था और डॉलर ने डर जाना था, पर डॉलर को इतना डरा दिया गया कि IMF भी अब डॉलर नहीं दे रहा। डार साहब से डॉलर नहीं डरा, नहीं अब तो हम डरना शुरू हो गए, पूरी कौम डरना शुरू होगी कि आगे चीजें किस तरफ जा रही हैं। इकोनॉमी के हवाले से और जहां तक ऑपोजिशन का ताल्लुक है, देखें इस वक्त ऑपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज साहब है ना, ऑफिशियल ऑपोजिशन लीडर, वो कर रहे हैं ऑपोजिशन। बट वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी कौम को पता है राजा रियाज साहब, मैं क्या फ्रेंडली ऑपोजिशन लीडर कह लें, चले उनसे पूछ के देखें ना, चेयरमैन नैब की तैनाती तो हो गई, उनसे पूछ के चेयरमैन नैब की तैनाती हो गई। तो उसी ऑपोजिशन के लीडर के होते हुए जनाब आप इलेक्शंस में भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं ना, ये देखें अभी आपको क्या लगता है, पीटीआई ऑब्वियसली आपने जिस तरह खुद कहा कि इन्हें फौरी इलेक्शंस चाहिए, अब ये उस पर भी बात नहीं कर रहे हैं कि जी ईवीएम का इस्तेमाल आप करें या ईवीएम का इस्तेमाल ना करें, उस पर हम खान साहब के मुंह से अभी कुछ नहीं सुन रहे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर ऑब्वियसली बात नहीं हो रही है, किस तरीके से इलेक्शन कराने हैं, क्या तरीका कार होगा, उस पर बात नहीं हो रही है। तो फौरी इलेक्शंस हो भी जाते हैं, मैं तो कह रही हूँ कि बाद में फिर जो मसाइल होंगे यहाँ पे हुकूमत बन जाने के बाद, साल बाद 6 महीने बाद लोगों को याद आता है धांधली हुए भी सड़कों पर आ जाओ और हुकूमत गिरा दो। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इकोनॉमी भी ये नहीं होगा कि खान साहब आएंगे और वो कोई जादू की छड़ी हलाएंगे। खान साहब की अपने दौरे हुकूमत में भी कोई दूध और शहद की नहरें नहीं यहाँ पे बह रही थी, बहुत सारे मसाइल थे। ये तो अल्लाह भला करे PDM वालों का इन्होंने आखिरी मौके पर और आके सारा मलबा अपने ऊपर गिरा लिया और अपनी सियासत को जिस नहज पे पहुंचा दिया वो इस वक्त आपके सामने। लेकिन देखें जमहूरियत में सम टाइम आपको कलेक्टिव विजडम जो जमहूर का होता है ना, उसके ऊपर एतमाद करना पड़ता है। जब जमहूर के पास आप जाएंगे वो जिसको भी लेके आए, जरदारी
कारी साहब को, मियाँ साहब को, मौलाना को या खान साहब को, फिर वो बंदा टर्न अराउंड करके जमहूर को कह सकता है भाई आपने मुझे इलेक्ट किया था, अब ये मुश्किल फैसले, अब हम ये मुश्किल फैसले ले रहे हैं। तो उनकी क्रेडिबिलिटी उस जो भी सिस्टम अगला आएगा, जो भी हुकूमत आएगी, मौजूदा निज़ाम से ज़्यादा बेहतर। अच्छा इरफान कादिर साहब, अब ये एक चीज़ के अभी जो बार बार इस हुकूमत के हवाले से, पीडीएम के हवाले से कहा जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने रज़ाकाराना तौर पे कहा कि जी हम आएंगे, हम मईशत को संभाला देंगे, वो नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। हुकूमत के खुद लोग मानते हैं कि हाँ मईशत बहुत तबाह हो गई है। अभी इलेक्शंस फौरी तौर पे कराना वो अफोर्ड कर नहीं सकते, क्या लेके अवाम में जाएंगे? और जून में अगर बजट आप जब पेश करते हैं तो उस वक्त आईएमएफ जो आपके साथ कर रहा है, आपको आईएमएफ की शराइत सारी माननी पड़ेंगी, सबसे मुश्किल तरीन बजट वो उस हुकूमत का होगा। तो क्या उसके फौरी बाद अक्टूबर में ये हुकूमत इलेक्शन कराना अफोर्ड कर सकती है? देखिए कराना पड़ेगा ना, क्योंकि आइन का मंशा है। आइन जो है उसने अपनी जो आइन में लिखा है, मैं इसीलिए सवाल कर रही हूँ क्योंकि ये चीज हम सुन रहे हैं कि हुकूमत शायद अक्टूबर में भी ना कराए, मजीद 6 महीने इसको एक्सटेंड कर दें। जी मैं बिल्कुल इरफान साहब, मैं इसलिए सवाल कर रही हूँ क्योंकि आजकल बड़ी खबरें चल रही हैं। बिल्कुल मैं इसलिए पूछ रही थी कि बड़ी खबरें चल रही हैं कि हो सकता है अक्टूबर में भी हुकूमत ना कराए, सिर्फ और सिर्फ उस मुश्किल तरीन बजट के पेश करने के बाद, क्योंकि वो कहते हैं कि जी किस मुंह से जाएंगे अवाम में। तो हो सकता है इसको मजीद 6 महीने डिले करने की कोशिश करे ये हुकूमत इंतखाबात को। देखिए मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मेरे इल्म में नहीं है कोई ऐसी बात। ठीक है, आप बात कर लें। आप जो दूसरी, आपके इल्म में ये वाली बात नहीं है, ठीक है, आप दूसरी बात कर लें। आप जो कह रहे थे कि आपने कहा कि जमहूर की जहां तक बात है, कर लूं। जी मैं ये कह रहा था कि जमहूर का मंशा यही होता है कि जो जमहूरी इदारे हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करें। अगर आप उनकी मुद्दत जो है वो आइन के अगेंस्ट अगर आप तकाजा करें कि जी वो जबरदस्ती इलेक्शन जो है वो 5 साल में नहीं, वो 4.5 साल में करा दिए जाएं, तो ये डिमांड जो है, ये तकाजा जो है, ये गैर आइनी भी है, गैर जमहूरी भी है, गैर फितरी भी है। और दूसरी बात ये रही कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो इनको ये खाइफ है, सारी दुनिया को पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम इमरान खान साहब ने खुद दिया था। इसका ये क्या जवाब देती हैं अंदलीब अब्बास साहिबा? इन्होंने खुद ये नाम दिया था, ये नाम उस वक्त की ऑपोजिशन की तरफ से नहीं आया था। अब जब वो उनकी मर्जी के वो उनको लगा कि नहीं है, तो इन्होंने उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। जबकि जस्टिस जावेद इकबाल जो नैब के चेयरमैन थे, उनको उन्होंने एक्सटेंशन भी दी, और इसके अलावा भी हम देखते हैं कुछ और भी एक्सटेंशंस हुई पीटीआई के दौर में। तो ये जो सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं, यहाँ पे भी जो दूसरी एक्सटेंशन जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उस पे तो आज असद कैसर साहब ने कह दिया कि जी बड़ा पछतावा है, बड़ी गलती हो गई, नहीं देनी चाहिए थी एक्सटेंशन। तो अगर ये इस तरह ही गलतियां करते हैं तो इनकी डिसीजन मेकिंग इतनी गलत होती है, तो उस पे हम क्यों रिलाय करें? और इनकी डिसीजन मेकिंग पे हम इलेक्शंस जो है वो 5 साल मुद्दत ना पूरी करने दें असेंबली को, और इनकी गलत डिसीजन मेकिंग पे पहले ही असेंबलियां जो है वो तहलील कर दें, क्यों? ठीक है, अब अंदलीब साहिबा डायरेक्ट आपसे सवाल किया है, इरफान कादिर साहब ने, पहले जरा उसका जवाब दे दें कि वहां तो आपने एक्सटेंशन दे दी जावेद इकबाल साहब या दूसरी एक्सटेंशन, यहाँ तो इलेक्शन कमिश्नर पे जो एतराज है वो कहते हैं इनको लगाने वाले खुद थे आप, आपकी तरफ से नाम आया था। इसमें आई थिंक चेयरमैन इमरान खान साहब बड़ी क्लैरिफाई कर चुके कि ये इस्टेब्लिशमेंट की थी, और इस्टेब्लिशमेंट ने चॉइस ये दी थी, और इस्टेब्लिशमेंट के ही जरिए वो आए। और ऑब्वियसली हुआ ये है कि इनका एक प्लान सबका जो मिलके इनका था वो बहुत नाकाम हो गया। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, मैं इससे एग्री करती हूँ कि हमने 2 इलेक्शंस, एक तो 17 जुलाई और एक 16 अक्टूबर वाला, ये सारे इलेक्शन कमिश्नर ने जो किया, रिगिंग की इंतहा कर दी। इस्टेब्लिशमेंट ने पैसा, 13 जमातें और ये सारी ब्यूरोक्रेसी मिलके भी एक इबरतनाक शिकस्त इनको मिली है। तो वो तो बिल्कुल ठीक है कि 2/3 नहीं, शायद हम 3/4 से जीते और उससे भी ज्यादा जीते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर पास्ट के अंदर एक प्रैक्टिस है और वो प्रैक्टिस जो थी वो नहीं सही हुई तो उसके ऊपर बस चुप कर जाए कि जी आपने पास्ट में ये कर दिया और वो कर दिया, इसलिए आपका कोई हक ही नहीं है बोलने को, इस पे अब आप रूल कर लें, इस पे आप एक लॉ बना लें, कानून बना लें। इंसान देखता है
कि क्या क्या चीजें हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह जो जिन जमात को अब आई एम ग्लैड कि ये ओपनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले तो ये इंडिपेंडेंट तजिया कार के तौर पे आते थे और तब भी हम कहते थे कि ये PMLN के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आई एम ग्लैड कि अब ये उनके एडवाइजर के तौर पे ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड बिल्कुल एब्सोल्युटली आई एम ग्लैड, बिल्कुल बिल्कुल सब। इसीलिए तो माशाल्लाह अकाउंटेबिलिटी का ये हाल है कि जी सारे के सारे जो मुजरिम मुलजिम 65% जो आपकी कैबिनेट है जो कि जिन पे क्राइम्स थे उनको इन्होंने क्राइम लॉन्ड्रिंग करके और क्राइम लॉन्ड्रिंग करके उनको किसी को वजीर आजम बना दिया, किसी को वजीर खजाना बना दिया। तो ये तो इनकी एडवाइस जो है वो बहुत अनमोल है उनके लिए और ये जरूर दें, लेकिन फैक्ट्स को ना देखें, ट्विस्ट करें। फैक्ट्स में इनकी जो जमात है वो एक एस्टैब्लिशमेंट। चलिए मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है इरफान कादिर साहब के अकाउंटेबिलिटी को लेके आपकी एडवाइस पे बड़ी बात होगी, तो उसका जवाब भी मैं ब्रेक से वापस आके आपसे लेती हूँ राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इरफान कादिर साहब, जो अंदलीब साहिबा ने बात की ब्रेक पे जाने से पहले, जरा उस पे आ जाएं। अकाउंटेबिलिटी को लेके क्या आप वजीर आजम को मशवरे दे रहे हैं? वो कह रही हैं कि तमाम ही केसेस जो हैं वो खत्म होते चले जा रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने बात की है। इन्होंने 3-4 बातें की हैं। एक तो इन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इनको सख्त नापसंद है। दूसरा ये कि इन्होंने ये भी एडमिट किया है कि ये जो तकरीरियाँ जितनी भी कर रहे थे ये खुद नहीं कर रहे थे, ये एस्टैब्लिशमेंट के दबाव तले कर रहे थे। जो एस्टैब्लिशमेंट कहती थी वो कर रहे थे। लिहाजा ये भी इन पे एलिगेशन लगती है कि जी ये गालिबन सिलेक्टेड थे। मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन ये एक एलिगेशन है और उसको तकवीयत भी मिलती है इस बात से कि ये तकरीरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इन्होंने उनके एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे की है। अब तीसरी जो चीज़ है कि मैं जी उनको क्या मशवरे दे रहा हूँ, इन्होंने किसी स्पेसिफिक तो इंस्टेंस का जिक्र नहीं किया कि मैंने कोई ऐसा मशवरा दिया, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जब मेरी पहली मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो उन्होंने मुझे बड़े दो टोक अल्फाज में बात की थी और उन्होंने कहा था कि जी आपके जो मामले हैं उसमें हम बिल्कुल मुदाखलत नहीं करेंगे और जो भी आपका ज़मीर आपको कहता है उसके मुताबिक आप चलें। अच्छा। मैं हरगिज़ विच हंटिंग नहीं करूँगा। मैं वो नहीं करूंगा जिस तरह के इनकी हुकूमत ने विच हंटिंग शुरू की हुई थी। मैं पॉलिटिकल राइवल्स के खिलाफ बिल्कुल नहीं चाहता कि विच हंटिंग हो। हाँ, मैं आपकी भी मदद करूंगा अगर आप समझती हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाकई ही कोई ऐसी चीजें की हैं जिससे कि उनका भी एहतसाब होना चाहिए, तो मैं आपको ऑफर देता हूं, मुझे इन राइटिंग भिजवाएं और मैं उस पर डेफिनेटली हम एक्शन करेंगे। लेकिन बड़ी जबरदस्त ऑफर अगर आपको मुझ पे भी यकीन नहीं है तो फिर चीफ जस्टिस पे तो आपको यकीन है, आप चीफ जस्टिस को भिजवा दें। ये सारे फोरम्स आपको ओपन है और आप ये सारे ऑप्शंस एक्सरसाइज करें, ताकि ये जो आपका मंत्रा है कि ये सारे लोग जो आपकी लाइन को टो नहीं कर रहे, ये सारे करप्ट हैं, आप कम से कम ये सारे फोरम्स में तो जाए ना। खाली शोर बचाने का तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैं जरा क्विकली अंदलीब साहबा से जवाब ले लूं, क्योंकि आपकी उन्होंने ये जो ऑफर है बड़ा मुस्कुरा के उन्होंने सुनी है। अंदलीब साहबा वो कह रहे हैं कि जी मुझे बता दें अगर आपको हमारे नैब के हवाले से या उनके जितने भी अफराद रहे हैं जिस पे भी आपको कोई एतराज़ात हैं, गलत किया है, विच हंटिंग हुई है, तो शिकायत लिख दें। देखें, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुओ मोटो लिया हुआ है, केस चल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो नैब ने माशाल्लाह जो लॉज बने हैं कि नैब के सारी तरमीमात करके सारे इनके काले करतूत सफेद हो गए, सारे इनके 1100 अरब रुपया जो इन्होंने खाया है, जिनके फ्लैट्स A1 फील्ड से लेके सारी दुनिया में फैले हुए हैं, वो सब माफ हो गए। ये तो खुद वो अभी केस चल रहा है, पता ही नहीं है। और A1 फील्ड में तो मरियम एक्विट हो गई हैं। वो तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसकी तजिया उड़ गई है। मैं बीच में नहीं बोली जी, मैं बीच में नहीं बोली, मुझे कंप्लीट करने दे। दिस इज नॉट डिसेंट। आपने इतना कुछ कहा, मैं बीच में टोक सकती थी
और टोकना चाहती थी, मैंने नहीं किया। सो प्लीज आप तहम्मुल से सुने। सो नहीं, मैं तो कहती हूँ माशाल्लाह सारे केस एवनफील्ड छोड़े, अब सारे केसेस पे माशाल्लाह वो बरी हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने न्याय में तरमीम की, जिसपे लास्ट कमेंट जरा जो हम बात कर रहे थे काज़मी साहब से यहाँ पे लेना चाह रही हूँ, टाइम मेरे पास खत्म हो जाएगा। बिल्कुल लास्ट कमेंट देखें, जहां तक एहतसाब का ताल्लुक है ऑब्वियसली विच हंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से अपनी मर्जी टेलर मेड कानून बनाए गए, इसाक डार साहब को रिलीफ मिल गई, दीगर पीडीएम के मोजिज लीडरान को रिलीफ मिली, तो उस पर सवालिया निशान तो उठेगा। और जहां तक एवनफील्ड का ताल्लुक है, यकीनन मरियम बीबी नवाज शरीफ से क्विट हुई हैं और माशाल्लाह उन्हीं फ्लैट्स में बैठ के उन्होंने ये फैसला सुना कि जब वो क्विट हुई हैं, और वहां पे भी जाके वो उनके वालिद साहब उन्हीं फ्लैट्स में बैठे हुए थे जब ये फैसला आया। तो शरीफ खानदान का तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं उनका। अच्छा चलिए, अनफॉर्चुनेटली आई रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया था काज़मी साहब, इरफान कादिर साहब और अंदलीब अब्बास साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।